पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हेंग अपने बॉस को रिजेक्ट कर देता है। अगले दिन मीटिंग में बॉस समय पर नहीं आते। हेंग को लगता है कि शायद वह दुखी हैं, इसलिए नहीं आए। वह मो को भी इस बारे में बताता है, लेकिन फिर न्यू ईयर इमेजिन करता है कि शायद क्लाइंट को उनके साथ डील पसंद नहीं आई होगी और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया होगा। सब इस बात से दुखी हो जाते हैं कि इस साल के अंत तक उन्हें बोनस नहीं मिलने वाला। इसी परेशानी के बीच बॉस कब मीटिंग रूम में आकर बैठ जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। बॉस को देखते ही सब देरी से आने का कारण पूछते हैं। वह सबको बताते हैं कि डील ओके हो गई है, लेकिन जापान की कंपनी ने उन्हें 1 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग पर बुलाया है। सब बॉस के लिए खुश होते हैं। हेंग इस बात से काफी रिलैक्स हो जाता है। वह मो से कहता है कि शायद अब बॉस मूव ऑन कर लेंगे, तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन मो तो पहले से ही सेलिब्रेशन के लिए तैयार था। वह हेंग को उसका फेवरेट एग रेसिपी टिफिन में देता है। हेंग बहुत खुश होता है और तुरंत खाने बैठ जाता है, लेकिन तभी टेन आवाज देता है। मो से फाइल के बारे में पूछता है और मो प्रिंटआउट निकालने चला जाता है। उसके जाते ही टेन फिर से हेंग को टोकता है, उसके काम में गलतियां निकालता है और जबरदस्ती उसके करीब आकर उसका काम ठीक करता है। इसके बाद हेंग लिफ्ट में आता है तो टेन भी पहुंच जाता है। अचानक लिफ्ट में प्रॉब्लम आ जाती है और टेन का फोन नीचे गिर जाता है। हेंग उसकी स्क्रीन पर अपनी फोटो देख लेता है। हेंग यह देखकर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि सब कुछ उसके बॉस की तरह रिपीट हो रहा था। टेन उससे कहता है, तुमने वो देखा राइट? हेंग जवाब में नहीं कहता है और अपनी परेशानी लेकर दोस्तों के पास चला जाता है। वह मो, चिचा और थुआ को भी इस बारे में बताता है, लेकिन मो उस पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि हेंग बस उल्टा सीधा इमेजिन कर रहा है। उधर थुआ और चिचा बताते हैं कि जल्द ही यह जगह बंद होने वाली है, यहाँ एक मॉल बनेगा, लेकिन मॉल के कोने में उन्हें बार बनाने का मौका मिलेगा। इसलिए इस वीकेंड पार्टी है, तो हेंग चाहे तो अपने दोस्तों को साथ ला सकता है। हेंग बहुत खुश हो जाता है और चिचा से मदद मांगता है। चिचा को पहले से ही पता था कि वह क्या मदद मांगेगा। वह उससे कहेगा कि वह उसकी नकली गर्लफ्रेंड बने। चिचा मान जाती है। दूसरी तरफ बॉस ऑफिस में तो जापान बोलकर गए थे, लेकिन असल में वह किसी चर्च में गए थे। और चर्च जाने के लिए जापान क्यों जाना, थाईलैंड में भी जा सकते थे, पर शायद सिचुएशन की डिमांड थी। वहाँ वह फादर को बताते हैं कि वह दूसरों के सामने बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत टूट चुके हैं। उनका दिल अब और बोझ नहीं सह पाएगा। फादर उन्हें 7 दिन तक गॉड का ध्यान करने को कहते हैं। इधर वीकेंड की शाम हेंग के ऑफिस वाले पार्टी करने के लिए थुआ के बार में आते हैं। वहाँ थुआ अपने एल्बम का प्रमोशन कर रहा होता है, सबको अपने एल्बम बांटता है। टेन उस एल्बम का नाम बहुत अजीब तरीके से पढ़ता है। यह सुनकर हेंग और भी नर्वस हो जाता है। वह तुरंत चिचा के पास जाता है, लेकिन चिचा तो थुआ पर नजर रखे हुए थी, क्योंकि थुआ ने एक बड़ी फ्रेम न्यू को दी थी, तो उनके बीच कुछ फिशी चल रहा था। हेंग उससे कहता है, मैंने टेन पर नजर रखने को कहा था, लेकिन तुम तो साइड कैरेक्टर पर ही ध्यान दे रही हो, जबकि तुम्हें मेरे जैसे लीड कैरेक्टर पर नजर रखनी चाहिए। फिर वह बियर लेकर वापस आता है तो न्यू ईयर उसके पास आता है। कुछ बताने से पहले ही वो माफी मांगता है और कहता है कि उसे हेंग की गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया है और अब उसके पास कोई चॉइस नहीं बची, इसलिए वह रिजाइन कर देगा। हेंग उसे सच्चाई बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि बचपन की दोस्त है। न्यू ईयर खुश हो जाता है। फिर हेंग वापस आता है, लेकिन गलती से बियर का ग्लास नीचे गिर जाता है। वह उसे उठाने के लिए झुकता है तो नीचे जो देखता है वो उसे हैरान कर देता है। टेन जबरदस्ती मो का हाथ पकड़े हुए है और मो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर हेंग को पूरा मामला समझ आ जाता है। इतने समय से वह जो कुछ भी इमेजिन कर रहा था, वह बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। असल सच्चाई तो यह थी कि टेन को मो पर क्रश था और जेलसी की वजह से वह हेंग के करीब आकर उसे डराने की कोशिश कर रहा था, तो यह हेंग के लिए बहुत बड़ा ट्विस्ट था। अगले दिन जब हेंग ऑफिस जाता है, तो ब्रेक टाइम में जब वो अपने लिए कॉफी लेकर आता है, तब वो मो और टेन को एक दूसरे के करीब देखता है। ऐसा लगता है जैसे वे दोनों अब सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। हेंग जलन के मारे सारी कॉफी खुद ही पी जाता है और म्यू को खाली कप पकड़ाकर चला जाता है। म्यू सबको खाली कप बांटती है और रोने लगती है कि शायद ऑफिस के कुलदेवता नाराज हो गए हैं, इसीलिए सारी कॉफी पी गई। इसके बाद हेंग एक क्लाइंट से मिलने जाता है, लेकिन वह क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि चिचा होती है। वह एक घर ढूंढ रही होती है, क्योंकि मॉल बनने की खुशी में थुआ ने अपनी जगह बदल ली थी और अब बेचारी के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। हेंग उसे घर के बारे में बताता है, लेकिन तभी मो आकर चिचा से कहता है कि वो हेंग के घर में रह सकती है,
क्योंकि उसका घर काफी बड़ा है। चिचा खुश होकर अपना सामान लेकर हेंग के घर पहुंच जाती है। रात में मो सबके लिए डिनर बनाता है, जिसे चिचा को बहुत पसंद आता है। फिर वह मो से कहती है कि वह उसका बॉयफ्रेंड बन जाए, लेकिन हेंग ताना मारता है कि फिलहाल वह शायद फ्री नहीं है, क्योंकि वह ऑफिस में काफी पॉपुलर हो गया है। मो को उसका ताना समझ नहीं आता। चिचा हेंग का कमरा हथिया लेती है और उसे बाहर जाने के लिए कहती है। बेचारा हेंग मो से रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपने रूम में रहने दे। मो उसे परमिशन दे देता है। दोनों मो के कमरे में आ जाते हैं, लेकिन मो हेंग को बेड की बजाय जमीन पर सोने के लिए कहता है। फिर वह हेंग से पूछता है, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तुम मुझे ताने मारने लगे हो आजकल। हेंग जवाब देता है, तो बताओ तुमने क्या गलती की है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। मो थोड़ी देर रुककर बताता है कि उसने हेंग के मदरबोर्ड तोड़ दिए थे, लेकिन उसे बताया नहीं था। हेंग कुछ और उम्मीद कर रहा था, लेकिन यह भी कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि हेंग के लिए वह भी बहुत जरूरी चीज थी। हेंग गुस्से में मो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसी दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हेंग इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और मो के करीब आने लगता है, लेकिन मो कोई बहाना बना देता है। फिर दोनों सोने चले जाते हैं और हेंग सोच सोचकर खुश होता रहता है। जहां ये दोनों इतने खुश थे, वहीं बॉस खुद से ही लड़ रहा था। उसे हर जगह सोते जागते हेंग ही दिखाई दे रहा था। उसके अंदर का इविल हेंग उसे अपने पास आने के लिए बुला रहा था, लेकिन उसका एंजेलिक साइड उसे रोक रहा था। इस वजह से बॉस बेहद परेशान हो जाता है। अगली सुबह हेंग देर से जागता है और देखता है कि मो और चिचा ने बहुत सारी डिशेस बनाई हैं। चिचा ने बिना बताए थुआ और उसके दोस्तों को ब्रेकफास्ट के लिए घर बुला लिया था। हेंग गुस्सा हो जाता है कि ये उसका घर है, कम से कम उसे पूछ तो लेना चाहिए था। लेकिन किसी को भी हेंग के डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही देर में थुआ भी आ जाता है, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे अभी अभी पता चला था कि उसके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। बार वाली जमीन को मॉल के नाम पर ठगा गया था। असल में वहाँ कुछ भी बनने वाला नहीं था। चिचा ये सुनते ही थुआ को पीटना शुरू कर देती है, लेकिन हेंग उसे रोकता है। मो उसके डॉक्यूमेंट्स देखता है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक लगता है। कुछ भी गलत पकड़ में नहीं आ रहा था। मो उस डॉक्यूमेंट को लेकर टेन के पास चला जाता है। टेन डॉक्यूमेंट्स देखकर कहता है, अगर इस पर केस करोगे तो पक्का हार जाओगे। अगर केस को अपने फेवर में करना है, तो पहले सबूत इकट्ठा करो। तभी हेंग वहां कॉफी लेने आता है और मो टेन को साथ देखकर जलने लगता है। वो कॉफी लेते हुए उनकी बातों पर अजीब अजीब एक्सप्रेशन देने लगता है। टेन जैसे ही हेंग को देखता है, वह मो से कहता है, तुम कितने अच्छे हो मो, तुम हेंग के दोस्त की मदद कर रहे हो। अगर मैं होता तो ये सिचुएशन यहाँ तक आने ही नहीं देता। टेन की बातें सुनकर हेंग और अजीब चेहरे बनाने लगता है। दूसरी तरफ बॉस रात भर बाहर रहे। सुबह जब वे अपने कमरे में लौटे, तो देखा कि हेंग और उनके अंदर का एंजेलिक बॉस लवी डवी बने बैठे हैं। एंजल बॉस कहता है, मैं भी तो तुम्हारा ही हिस्सा हूँ, तो मुझे भी हेंग पसंद आएगा ही। बॉस उसे समझाने की कोशिश करता है, हेंग तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। लेकिन एंजल बॉस को प्यार हो चुका था, और प्यार अंधा, गूंगा, बहरा सब होता है। इधर हेंग सबूत इकट्ठा करने के लिए देर रात तक डॉक्यूमेंट्स की छानबीन करता रहता है। मो उसे देखता है और मन ही मन सोचता है कि हेंग कितना मददगार इंसान है। लेकिन तभी चिचा हेंग के लिए कॉफी लेकर आ जाती है, और जालस मो गुस्से में वहां से चला जाता है। चिचा उसे देखती है और कहती है, मेरा वो दोस्त कहाँ चला गया, जो अक्सर दूसरों से बुली होकर मदद मांगने आता था। ये वाला साइड तो मैंने उसका कभी देखा ही नहीं। हेंग भी जवाब देता है, मेरी वो वाली दोस्त कहाँ गई। फिर वह चिचा से कहता है, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं सबूत इकट्ठा करने में नाकामयाब हुआ, तो तुम हमेशा के लिए मेरा कमरा ले सकती हो। चिचा तुरंत पूछती है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन हेंग ना बोलकर टाल देता है। अगली सुबह मो तैयार होकर हेंग को जगाता है और जल्दी ऑफिस चलने के लिए कहता है। तभी हेंग को याद आता है कि सबूत कहाँ मिल सकते हैं। दूसरी तरफ बॉस जब सोकर उठते हैं, तो अपने एंजेलिक साइड को मायूस बैठे देखते हैं। एंजल बॉस कहता है, हेंग मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन क्यों? क्या इसलिए कि मैं एक मैन हूँ, या फिर इसलिए कि मैं एंजल हूँ? उसने कहा, वो मुझे एक एंजल से ज्यादा कुछ नहीं मानता। बॉस एंजल को चुप कराते हैं और कहते हैं, ऐसा होना ही था, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। फिर वे उसे अपने गले से लगा लेते हैं। इधर सबूत मिलने के बाद हेंग, थुआ और मो उस कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं। वे उसे पेपर दिखाकर बोलते हैं, थुआ ने इस पर अपने पुराने नाम से साइन किए थे, तो अब तुम बुरी तरह फंसोगे।
लेकिन वह आदमी शांत रहता है और जवाब देता है, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि थुआ मुझे अपनी जमीन दे रहा है, तो मैं कैसे फंस सकता हूँ। हेंग और थुआ की बोलती बंद हो जाती है। मो उन्हें समझाता है, ज्यादा उछलो मत, इससे कुछ लीगल तौर पर साबित नहीं होता, क्योंकि थुआ ने खुद इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं, बल्कि इसके बदले वो हम पर केस कर सकता है। तभी वो कॉन्ट्रैक्टर अपने आदमियों को बुलाकर उन्हें बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन उसी वक्त थुआ का रिकॉर्डर गिर जाता है। मो तुरंत उसे उठा लेता है और कहता है, हो सकता है थुआ ने इसमें तुम्हारी पूरी बातचीत रिकॉर्ड की हो। थुआ बिना समय गंवाए रिकॉर्डिंग चला देता है। रिकॉर्डिंग सुनते ही कॉन्ट्रैक्टर डर जाता है। वे उसे धमकी देते हैं कि वे ये सबूत पुलिस को भी दे सकते हैं। घबराकर वह आदमी थुआ को उसकी जमीन वापस दे देता है। इस जीत की खुशी में तीनों बाद में एक साथ बैठते हैं। थुआ हेंग और मो को शुक्रिया कहता है और अपने एल्बम की डीवीडीज उन्हें गिफ्ट में देता है। मो फिर चिचा के बारे में पूछता है और हेंग उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। चिचा बाहर बैठी रो रही थी। हेंग उसे रोते हुए देखता है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन चिचा बहाना बना देती है। हेंग मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता है कि ये बार तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। जब तुम इसे छोड़ रही थी तो सारे चमचों और ग्लासेस उठा लिए थे तुमने, और यहाँ हमने कितनी सारी यादें बनाई हैं। पहली बार जब थुआ ने बार खोला था तब तुमने मुझे बुलाया था उसे चेयर करने के लिए, और फिर तुम्हारा बर्थडे जो हमने यहीं सेलिब्रेट किया था। और बोलते बोलते हेंग की आंखें भर आती हैं और वह रोने लगता है। चिचा उसे चुप कराती है और उसे गले लगा लेती है। तभी दूर से मो दोनों को हग करते हुए देख लेता है। इस बार बात सिर्फ नजरअंदाज करने तक नहीं थी, क्योंकि उस रात उसने सुना था कि हेंग चिचा से कह रहा था, तुम मेरे रूम में रह सकती हो। मो घर जाकर अपना सामान पैक करता है और चले जाने का फैसला कर लेता है। हेंग उसे जाते हुए देख लेता है और रोकने की कोशिश करता है। जब मो नहीं रुकता तो हेंग कहता है, तुम टेन के पास जा रहे हो, मुझे पता है, मैंने उस शाम बार में तुम्हें टेन का हाथ थामे देखा था। मो रुकता है, लेकिन बिना हड़बड़ाए जवाब देता है, मैं टेन के पास नहीं जा रहा। मेरी जाने की वजह वो नहीं है, बल्कि टेन मेरा एक्स था। उसने हाल ही में मुझसे फिर से पैचअप करने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। हेंग चौंक जाता है और पूछता है, तो तुम्हारे जाने की वजह मैं हूँ। मो कुछ नहीं बोलता और दोबारा बाहर जाने लगता है। इस बार हेंग उसे पीछे से हग कर लेता है। मो हेंग की पकड़ महसूस करता है और धीमे से कहता है, क्यों रोक रहे हो मुझे? क्योंकि मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, कपड़े अच्छे से प्रेस करता हूँ इसलिए। पर ये सब काम तो तुम्हारी चिचा भी कर सकती है। हेंग को अब असलियत समझ आ चुकी थी। वो मो से कहता है, चिचा सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। मो उसे चुनौती देता है, अगर ऐसा है तो मुझे डेट करके प्रूव करो। इतना सुनते ही हेंग अचानक मो को छोड़ देता है। मो को लगा कि उसे जवाब मिल गया। वह फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी हेंग उसे बोलता है, मैं तैयार हूँ तुम्हें डेट करने के लिए, और वो मो को एकदम जोरदार किस कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।